उन दिनों मैं गांव के स्कूल में 8वीं जमात की तालबा थी जब वालिद साहब ने शहर जाकर बिजनेस करने की ठानी। उन्होंने अपनी ज़रई ज़मीन फरोख्त करने की नीयत कर ली थी, लेकिन हमारे दादा हयात थे, उन्होंने अब्बू को इजाज़त ना दी और बादल न खास्ता वो गांव में ही रह गए। उनका बिजनेस करने का ख्वाब ताबीर न पा सका, जिसका उनको दुख था। दादा की जिंदगी थोड़ी रह गई थी। मैंने 8वीं का इम्तिहान दिया ही था कि वो बीमार पड़ गए। उनको इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। अब अब्बू दादी से कहते कि देखा, मैं न कहता था कि गांव से शहर में रहना अच्छा है, जहां बड़े स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं। अब इलाज के लिए बाबा जान को बिलाखिर शहर ही लाना पड़ा है। दादा अस्पताल में 15 दिन रहकर वफात पा गए। उसके बाद रुकावट न रही और मेरे वालिद ने आनन फानन जमीन फरोख्त करके शहर को कूच किया, जहां पर एक मुनासिब मकान खरीद लिया और बाकी रकम से अपने दोस्त अहमद साहब के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। अहमद साहब नेक और दयानतदार आदमी थे। उनको बिजनेस का भी तजर्बा था, लिहाजा वालिद का ये इकदाम जो खतरे से भरा था, कामयाबी की तरफ चल निकला। रफ्ता रफ्ता बिजनेस में बरकत और रिज्क में इजाफा होने लगा। कहते हैं कि लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, अगर नेक नीयत, मेहनती और वफादार मिले तो जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली यकीनी होती है। सो ये कहावत यहाँ सादिक साबित हो गई और हम गांव से शहर आकर शहरी सहूलतों से बहरामंद होने लगे। हमारा कोई भाई न था। तभी अब्बू चाहते थे कि मेरी बेटी आला तालीम पाए। मैं खुशी खुशी शहर के बहुत अच्छे तालीमी इदारे में जाने लगी। तब मुझको यूं लगता था कि जैसे हमने कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। लेकिन चंद दिनों बाद ही क्लास में सबकी महसूस होने लगी और घुटन का एहसास बढ़ने लगा, क्योंकि गांव और शहर के तालीमी मयार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। लड़कियां यहाँ फर इंग्लिश बोलती थीं, जबकि हमको तो एक फ़िक्रा तक सही लिखना और पढ़ना ना आता था। नतीजा ये निकला कि हर टेस्ट में फ़ेल होने लगी। अपना मसला वालिद साहब को बताया। वो बोले, मैं किसी अच्छी उस्तानी का इंतज़ाम करता हूँ जो घर आकर तुमको पढ़ा जाया करे। उन्होंने अहमद साहब से तज़किरा किया तो उनकी बेगम ने अपनी बहन से कहकर एक लेडी टीचर का बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि अहमद साहब की एक साली किसी स्कूल में टीचर थी। यूं वो लेडी टीचर हमको घर आकर ट्यूशन देने लगी। 1 साल उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई तो कुछ हम उस इंग्लिश मीडियम कॉलेज में चल पड़े। ताहम अभी बहुत कमी थी। सारी टीचर्स और लड़कियां वहां अंग्रेजी में बात करती और हम उनका मुंह तकते। सो इत्तफाक जो लेडी टीचर हमको पढ़ाने आती थी, उनकी शादी हो गई। वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। इम्तिहान देना था, लिहाजा मुझे अब भी इंग्लिश टीचर से ट्यूशन लेने की हाजत थी। वालिद साहब ने बहुत कोशिश की, कोई दूसरी खातून ट्यूटर ना मिल सकी। अपनी स्कूल टीचर से भी फर्दन बात की, मगर किसी के पास घर आकर पढ़ाने को वक्त नहीं था। मैं सख्त परेशान थी। सुबह जब स्कूल जाने को निकलती, रास्ते में एक किताबों की दुकान पर अक्सर एक खूबरू नौजवान को देखती थी, जिसकी निगाहें या तो जमीन की तह में देख रही होती थीं या फिर खलाओं को तकती होती। सोचती ये अजब तरह का शख्स है। स्कूल जाती कई लड़कियां उस दुकान के सामने से होकर गुजरती हैं और ये किसी की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं। सच्ची बात यह है कि इसकी यही बेनियाजी मेरे दिल पर असर कर गई। अब जब वहां से गुजरती वो नजर आता, जी चाहता कि वो मेरी तरफ एक नजर उठाकर देख ले, मगर वो अपनी दुनिया में गुम रहने वाला इंसान था। 2 माह तक ऐसे ही उसको देखा। अब दिल में कसक सी रहने लगी। दिलो दिमाग पर यह ख्वाहिश हसरत बनकर छाने लगी कि ऐ काश वो सिर्फ एक मर्तबा ही मेरी तरफ देख ले। मैं घर से निकलते वक्त हर सुबह यही दुआ करती, काश वो एक बार ही एक नज़र मेरी तरफ देख ले। कई बार कापी पेंसिल वगैरह लेने के बहाने दुकान पर गई। वो वहां मौजूद था, लेकिन उसने मेरी जानिब नज़र भरकर भी ना देखा। मुझ पर यह अक़दा भी ना खुला कि आखिर इसका किताबों की इस दुकान से क्या ताल्लुक है कि अक्सर सुबह के वक्त वो यहाँ मौजूद होता। मैं अपनी दुआ से मायूस ना थी। यकीन था कि कभी न कभी वो एक बार नज़र उठाकर मुझको ज़रूर देखेगा, लेकिन कातबे तकदीर को शायद अभी मेरे सब्र का और इम्तिहान लेना था। हर रोज़ ही वो आसपास से बेखबर दुकानदार के साथ बराबर वाली कुर्सी पर बैठा होता। चाहे मैं कॉपी पेंसिल या रजिस्टर खरीदने के बहाने मुखातिब होती, दुकानदार मतलूबा शय दे देता और रकम ले लेता, लेकिन वो नौजवान आंख उठाकर भी ना देखता। मेरी नाकाम आरजू हौसला पस्त करने की बजाय मुझे और उकसाती।
अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती, मगर किसी बात का इजहार न कर सकती। हर बार नाकामी के बाद सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ चलती कि आज जरूर वो वहां से गुजरते पाकर मेरी तरफ एक नजर देखेगा। कभी कभी कोई अजब सी ख्वाहिश खुद ब खुद इंसान के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है कि आदमी चाहते हुए भी उस आरजू से पीछा नहीं छुड़ा सकता। सोचती शायद इसी को मोहब्बत कहते होंगे, मगर मैं तो मोहब्बत के जज्बात से भी उस वक्त तक आशना ना हुई थी। वो दिन मुझको कभी ना भूलेगा जब कॉलेज जाते हुए दुकान से चंद कदम आगे मैंने उसको अपने आगे आगे चलते देखा। शर्मो हया रीत रवाज भूलकर ऐसी बेखुद हुई कि उसके पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगी, मगर वो अपनी पुरानी कैफियत में डूबा हुआ दुनिया और माफिया से बेखबर चलता ही चला जा रहा था। जब वो मुझसे सिर्फ 2-3 कदम आगे था, दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझको लगा अभी अभी गिर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, हिम्मत करके दानिस्ता अपना बैग उसको मारती 2 कदम आगे निकल गई। उसके बाद मैंने अपने कदम जानबूझकर सुस्त कर लिए, इस यकीन के साथ कि अब मेरे बराबर से होकर गुजरेगा, शायद मुझको मुखातिब कर ले, यही कह दे कि मोहतरमा जरा देखकर चला करे। ऐसा सोचते वक्त जमीर ने मलामत भी की, मगर मैंने अपने मंसूबे को अमली जामा पहना दिया। फिर अचानक पीछे मुड़कर उसी को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। मिस्टर, किस धुन में चलते हो? क्या नजर नहीं आता? क्या मुझसे टकरा जाने का इरादा था? उम्मीद थी कि जरूर उसके लबों से ऐसा कोई फिक्रा ही बरामद होगा कि टकरा जाने का इरादा तो आपका था, मगर उसने जवाब में कहा सॉरी और आगे बढ़ गया। तब मैं पसीने से शराबूर हो गई। ताहम दिल इस वजह से जोर से धड़का कि जब उसने पलटकर सॉरी कहा तो अपनी गहरी स्याह आंखों से मुझको एक नजर देखा भी था। ये मेरी आरजू थी जो आज पूरी हो गई थी। सॉरी कहकर वो चलता बना और मैं एक अनजानी मुसरत के खुशगवार एहसास में डूबी बेखुद सी कॉलेज पहुंच गई। तमाम रास्ते ये भी एहसास न हुआ कि मैं चलती चलती कितनी देर में आज कॉलेज पहुंची थी। मैं समझ रही थी कि इर्द गिर्द चलने वालों के लिए तो ये एक हादसाती लम्हा था जिसको किसी ने नोट ही ना किया होगा, मगर ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। नहीं मालूम था कि मेरे पीछे मेरी क्लास फेलो अजरा चली आ रही है और उसने ये मेरा खुद साख्ता लम्हाती टकराव देख भी लिया था। कॉलेज पहुंचकर उसने मेरी खबर ली और बोली, जानती हो वो कौन था? हमारी क्लास फेलो दुर्दाना का कज़न है। उसके घर मैंने कई बार इस शायर को देखा है। शायर? हाँ, शायर है बेचारा। तो मेरा अंदाज़ा सही था, ये वाकई सच्चा शायर है। यानी सच्चे शायर दरवेश होते हैं जो किसी से गर्ज नहीं रखते, किसी की तरफ नहीं देखते, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। हाँ, मगर अजरा बोली, ये भी बता दूं, ये किताबों की दुकान इसी शायर के चचा की है जो दुर्दाना के वालिद होते हैं। वो अपने इस भतीजे को दामाद बनाने की फिक्र में है और दुर्दाना भी इस शायर को चाहती है। अब कहीं इसके सामने उसका जिक्र मत कर देना। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये तो बताओ कि ये हजरत करते क्या हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन? हाँ, क्यों तुमने पढ़नी है? हाँ भाई, पढ़नी है तो ही कह रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो मेरी अंग्रेजी की हालत कितनी पतली है? तो फिर बात कर लो अपने वालिद साहब से, क्योंकि ये हजरत तुम्हारे बुलाने से तो आने के नहीं। क्या कहूँ उनसे? किताबों की दुकान पर उसके चचा से जाकर बात कर ले। अगर शायर साहब वक्त निकाल पाए तो कबूल हो जाएगी तुम्हारी ये दुआ भी। उन्हीं दिनों शायद किस्मत ने हमको मिलाना था। मैं तो जानती न थी कि आगे ऐसा सबब बन जाएगा। अहमद साहब की बेटी की शादी थी। वालिद साहब ने हमसे कहा कि तैयार रहना, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मदऊ किया है बेटी की शादी में। मुकर्ररा दिन हम वक्त पर तैयार हो गए। हैरत से मेरी आंखें खोली रह गई कि मेहमानों का इस्तकबाल करने वालों में आगे आगे शायर साहब थे। पता चला कि उनका नाम खुरम है और ये अहमद साहब के भतीजे होते हैं। दुर्दाना भी शादी में आई हुई थी। मैं तो खुशी से निहाल थी। अगले रोज अब्बू को बताया कि दुर्दाना मेरी क्लास फेलो आपके बिजनेस पार्टनर की रिश्तेदार है, शादी में मिली थी। उसने बताया कि अहमद साहब के भतीजे खुरम ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनके घर उसकी बहन को भी पढ़ाने जाते हैं। आप अहमद साहब से बात करें, शायद मेरे लिए वो इंतज़ाम कर दें। अहमद साहब ने खुरम से बात की और यूं एक रोज़ खुरम हमारे ड्राइंग रूम में आया बैठा था। यकीन न आता था कि किस्मत मुझ पर इस कदर मेहरबान भी हो सकती है। वो रोज़ मुझको ट्यूशन पढ़ाने शाम के 7 बजे घर आने लगा।
अपने नाम की तरह वजीह और बावकार था। सचमुच का शहजादा लगता था और अब तो मेरे ख्वाबों का शहजादा हो गया था। इतनी मेहनत और तवज्जो से पढ़ाता कि मैं चौंक चौंक जाती, क्योंकि पढ़ते पढ़ते खो जाती। बहरहाल तवज्जो से पढ़ने लगी। डर था कि वो बददिल होकर पढ़ाना ना छोड़ दे। मेरा तो दिल चाहता था हमेशा यूं ही मुझको पढ़ाता रहे, लेकिन ये भी ख्याल जानलेवा था कि वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्दाना के वालिद उसको दामाद बनाने का सोचे हुए थे। एक रोज मैं मजमून लिखने के बहाने दुर्दाना के घर चली गई। वो वहां उसके भाई के बच्चों को पढ़ा रहा था। मुझे देखा तो चौंक गया। संजीदा हो गई, सलाम किया। उसने जवाब दिया। दुर्दाना बोली, क्या तुम मेरे कज़न को जानती हो? मैंने बेख्तियार कहा कि नहीं। वो चुप रहा। मेरे झूठ का पर्दा रख लिया। अगले दिन उसने मुझसे पूछा कि तुमने दुर्दाना से झूठ क्यों बोला? इसलिए कि वो आपकी मंगेतर है। सोचा कहीं उसको बुरा ना लगे। कहने लगा वो मेरी मंगेतर नहीं है और मैं उसके साथ शादी भी नहीं कर रहा। मुझे अभी और पढ़ना है। मेरा पीएचडी करने का इरादा है। चचा को बेटी की शादी की बहुत जल्दी है। चचा से इनकार कर दिया है। क्या ये बात दुर्दाना को मालूम है? मालूम है। उसने गौर से मेरी तरफ देखा, जैसे उसको कोई बात समझ में आ गई हो। बोला, सच बताना, उस रोज जब मैंने सॉरी कहा था, क्या तुमने बैग जानबूझकर मुझको मारा था? अगर जानकर मारा हो तो क्या सजा देंगे? मुझ में हिम्मत आ गई थी। वो खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोशी रही। उसने कहा, कॉपी निकालो और कल वाला मजमून लिखो। मैंने रात ही लिख लिया था, ये ले। उसने चंद सतरें पढ़ी। बहुत गलतियां हैं। फिर गलतियों को अंडरलाइन किया। उनको दोबारा लिखना होगा। कल मैं देखूंगा जो गलतियां की हैं, इनको दुरुस्ती कर लेना। उसने वो अल्फाज सही भी लिख कर दे दिए जो मैंने गलत लिखे थे। रात को लिखने बैठी तो ख्यालात का एक हजूम था जिसने मेरे जहन पर रंग बरंगी तितलियों की मानिद यलगार कर दी थी। एक लफ्ज भी तो न लिख पाई। तभी मैंने उसके नाम एक खत लिख दिया, मजमून की जगह, जिसमें एक लड़की अपने ट्यूटर से कहानी की सूरत इजहार मोहब्बत करती है। जब वो जाने लगा मैंने कॉपी निकाली और कहा, आप ये कल वाला मजमून तो चेक करना भूल गए। बोला, कल चेक करा लेना। नहीं, अभी ले जाइए, अपने बैग में रख लीजिए, चेक करके कल लेते आइएगा। उसने कॉपी लेकर बैग में रख ली। रात भर मुझको इस ख्याल से नींद न आई कि उसने मजमून पढ़ा होगा, क्या सोचा होगा, न जाने क्या जवाब दे। कहीं मेरा दिल न तोड़ दे, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं ट्यूशन पढ़ाने को आना ही न छोड़ दे। 100 तरह के वसवसे थे जिन्होंने रात भर मुझको जगाया था। कॉलेज में वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। हर लम्हा तीर की तरह मेरे चुभ रहा था। शाम को खुरम आया और कॉपी मेरे हाथ पर रखकर चला गया। बेकरारी से उसे खोला तो जवाब मिल गया। लिखा था कि तुम अच्छी लड़की हो। अच्छी लड़कियां पढ़ाई के दौरान ऐसी बातें नहीं सोचती। मैं मेहनत से पढ़ाता हूं तो तुम भी मेहनत से पढ़ो ताकि रिजल्ट अच्छा आए। इसी में तुम्हारा कामयाब मुस्तकबिल पोशीदा है। अगर तुमने खूब मेहनत से पढ़ा और पोजीशन ली तो वादा है मेरा कि तुम वो सब पालोगी जो चाहोगी। उनके आखिर में लिखे इस जुमले ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने समझा कि खुरम ने वादा कर लिया है, अगर मैंने पोजीशन ली तो वो मुझको कबूल कर लेगा और मैं उसकी मोहब्बत पालूंगी। दिन रात अब पढ़ने से काम था। इस कदर मेहनत की कि कभी सोचा ना था कि पढ़ाई में इतनी संजीदा हो जाऊंगी। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, उसका समर जरूर मिलता है। मुझको भी मेहनत का समर मिला और पोजीशन लेकर मैंने सबको हैरत में डाल दिया। खुरम की तो खुशी का ठिकाना ही न था। वो मुझसे भी ज्यादा खुश था और मैं कॉलेज भर में फूले ना समाती थी। लगता था कि आज मुझको मेरी मंजिल मिल गई। ये मेरी मेहनत का सिला था कि खुरम सचमुच मुझसे मोहब्बत करने लगा। उसने कहा, मुझे वही लोग पसंद हैं जो अपने मकसद को सच्ची लगन से हासिल करने का जज्बा रखते हैं, और तुम में ये बात मौजूद है। अब तुम सब्र से काम लो और पढ़ाई पर इसी तरह तवज्जो देती रहो। मैं भी आला तालीम का ख्वाब मुकम्मल कर लूं, किसी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाऊं। वादा वफा करूंगा, तुमको इंतजार करना होगा। शादी के लिए जल्दी मत करना। मैंने तालीम एजाजी पोजीशन से मुकम्मल कर ली और खुरम भी आला तालीम के लिए इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। वो मुझे इंतजार की एक लामुतनाही अजियत में छोड़कर चला गया। वो मुझे इस्लामाबाद से अच्छे अच्छे खत लिखता और मैं भी जवाब देती। हमारे पास एक दूसरे की तस्वीरें भी थीं।
वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र लगी थी। उन्हीं दिनों हमारे घर ताया का बेटा इरशाद गांव से आया। बताती चलूं कि ताया खुशहाल थे क्योंकि उनकी ज़मीन ज़्यादा थी और उन्होंने उसको बेचने की बजाय आबादकारी पर तवज्जो दी थी, लिहाजा उनकी ज़मीन सोना उगलने लगी थी। वालिद चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, जबकि उसने 8वीं भी पास ना की थी। उन लोगों के लिए गोया तालीम कोई माने न रखती थी। मेरी जिंदगी में सिवाय भाई के किसी शय की कमी न थी। इरशाद गांव से आया। उसका रिश्तों से मुताल्लिक रख रखाव बेहतरीन था। वो मुझसे बहुत इज्जत के साथ पेश आता और मैं कज़न होने के नाते उसको इरशाद भाई कहती। उसका रवैया इतना मस्बूत और अच्छा था कि मैंने उसको साहिबान समझ लिया। अब अपनी हर मुश्किल और दिल की बात उसको कह देती। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी जीवन साथी के बारे में क्या राय है? मैंने फौरन जवाब दिया, वो आला तालीम याफ्ता हो, मैं किसी अनपढ़ से शादी नहीं करूंगी। क्या कोई ऐसा शख्स है तुम्हारी नज़र में? हाँ, है वो शख्स जो मुझको ट्यूशन पढ़ाता था। उसी ने मेरे दिल में लगन और मेहनत का जज्बा पैदा किया और मैंने कॉलेज भर में अव्वल पोजीशन ली। कौन है वो? इरशाद ने इतने प्यार से पूछा कि मैंने बता दिया। अहमद साहब का भतीजा खुरम है। वो पीएचडी करने गया है। जब तालीम मुकम्मल कर लेगा तो हमारी शादी होगी। क्या चचा जान ने इसके साथ तुम्हारी शादी का इरादा कर लिया है? अभी नहीं, वो जब लौट कर आएगा तब रिश्ता होगा। क्या कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है, मुझे दिखाओगी? एक राजदां और दोस्त बनकर उसने कहा। तो मैंने उसको खुरम की तस्वीर दिखा दी। बहुत खुश शक्ल है, उम्दा है। हाँ बेशक बहुत उम्दा इंसान है। तुम मिलोगे तो तुमको भी वो पसंद आएगा। क्यों नहीं, मैं उससे जरूर मिलूंगा। इरशाद मेरे राज से वाकिफ हो गया था, मगर उसने ऐसा जाहिर किया कि वो मुझको बहन समझता है और इस मरहले में भरपूर साथ भी देगा। मैं मुतमईन हो गई। एक रोज खुरम का खत आया तो उसने पढ़ लिया। पूछा कि और भी खत हैं? मैंने कहा कि हाँ। वो ज्यादातर खत मेरी सहेली अजरा के पते पर भिजवाता है। मुझे दिखाओगी? मैंने उसको खुरम के खतूत दिखाए और कहा कि तुम इस मामले में मेरी मदद करना, मेरा साथ देना, ताकि वालिद साहब मेरी शादी खुरम के साथ ही कर दे। कहने लगा, बेफिक्र रहो, ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा भाई हूं, मुझ पर एतबार करो। लेकिन उसने भाई बनकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरी अलमारी से खतूत और खुरम की तस्वीरें निकालकर वालिद साहब को दे दी और कहा कि सारमा का ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और आपको बाद में किसी तरह की रुसवाई का सामना करना पड़े। इरशाद हमारे घर आया तो मैं समझी कि तकदीर मुझ पर मेहरबान हो गई है। वही इरशाद जो मेरा इतना ख्याल रखता है मेरा दुश्मन भी हो जाएगा। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला तस्वुर है कि मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी और मेरी इस्मत सब कुछ उस शख्स ने उजाड़ दी जिसको मैं बहुत अच्छा समझती थी। जब मैंने उसको रद्द करना चाहा तो उसने मेरे साथ वो सलूक किया कि अगर कोई जानवर भी होता तो मर जाता। जब उसने मुझे सताने की कोशिश की मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, जिसका उसने मुझसे बदला लिया कि मैं खुरम के काबिल ना रही। उस संगदिल ने मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिंदगी भी उजाड़ दी और मैं अपने साथ की जाने वाली ज्यादती के बारे में किसी को भी न बता सकी। वालिद ने मेरी शादी इरशाद से तय कर दी और मैं खुरम को आगाह भी न कर सकी। यूं खुरम के लौट आने से पहले ही मेरी शादी इरशाद से कर दी गई और इसके बाद शौहर बनकर उसने खुरम की मोहब्बत के ताने दे देकर मेरा जिगर छलनी कर दिया। सच है, लड़कियां राज़े दिल कहकर ही दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाती हैं। मैंने भी बेवकूफ़ी से अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली थी। मेरी खूबसूरत फिक्रें बिखर गईं। इरशाद ने अब्बू को न जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी थी कि उन्होंने खुरम को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझ लिया। काश वो मुझसे बात कर लेते या खुरम को बुलाकर उसी से बात करते तो वो उनको कायल कर लेता, क्योंकि उसकी मोहब्बत में नेक नियति थी और रुसवा कर देने वाली कोई बात न थी। वो अच्छी सोच का मालिक इंसान था। जबकि इरशाद ने दोस्त बनकर मुझे डसा, पहले मेरी इज्जत खाक में मिलाई और फिर मुझको अपनी दुल्हन बनाया। उसके दिल में मेरी इज्जत रही और न मेरे दिल में उसकी इज्जत बाकी रह गई। उसने खुरम के खतूत के जरिए मुझको ब्लैकमेल करके मेरी शख्सियत को तोड़ फोड़ डाला। ये न सोचा कि लड़कियां वाकई कांच की तरह नाजुक होती हैं। तोड़ने वाले तो उनको तोड़ देते हैं, लेकिन कांच के जख्म उनकी रूह में चुभ जाएं तो सारी जिंदगी के लिए नासूर बन जाते हैं। आज मेरी रूह कई साल गुजर जाने के बावजूद भी जख्मी है, उसी मसीहा की मुंतजिर है
मगर मुझ में उसका सामना करने का हौसला नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने कज़न पर एतबार किया, अपना राजदां बनाया, लेकिन उसी ने उसकी इज्जत को लूटा, उसको बदनाम किया, उसको ब्लैकमेल किया, उसको उसकी मोहब्बत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और फिर उससे शादी करके उसकी मोहब्बत के ताने देकर उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया। इसलिए मैं तमाम लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसका अंजाम रुसवाई, पछतावा और उम्र भर के आंसू हों। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमारी आज की इस वीडियो के हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।